हाउस के प्लेटफॉर्म से कल हमने पाकिस्तान के साबिक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और सदर परवेज मुशर्रफ का पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के साथ एक अहम मुकालमा पेश किया। आज उसका दूसरा हिस्सा पेशी खिदमत है, लेकिन इससे पहले कि परवेज मुशर्रफ साहब से किए गए नए सवालात व जवाबात आपके सामने पेश किए जाएं, कल के प्रोग्राम का एक रिकैप देखते हैं। सर, एक आपका नजरिया, आपकी वैल्यूज, आपका मकसद क्या है? क्योंकि आपकी जो वैल्यूज में मैं कंसिडर करूंगा एनलाइटेंड मॉडरेशन, जो आप जिस कॉन्सेप्ट को लाए थे, जिसके बाद आप अव्वल तो आज उसको समझा के जाएं, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट के बाद हमने देखा कि टीवी पे कॉन्डम्स के इश्तिहार चलने लग गए, बिलबोर्ड्स पे लड़कियों के अंडर गारमेंट्स के इश्तिहार आने लग गए और टीवी पे इंडियन फिल्मों के कटरीना कैफ के मुजरे लगने लग गए। आप पहले तो आप ये बताएं, आपके दौर में फ्री मीडिया तो आया, लेकिन आप ये देखें कि उसके साथ हमें पैकेज में ऐसी खौफनाक फाशी मिली। ये जो इन्होंने लफ्ज यूज किए हैं उसमें मैं तो दोबारा रिपीट भी नहीं कर सकता, मेरी जबान, खासतौर पहला वाला जो सी से यूज किया है इन्होंने। एनलाइटेंड मॉडरेशन मैंने सबसे पहले कुआलालंपुर में OIC मीटिंग में कहा था, और ये एक इंटरनेशनल आइडिया था और जो दुनिया ने एक्सेप्ट किया और इस्लामिक ममलिकतों ने एक्सेप्ट किया। ये था कि हमें 2 pronged स्ट्रेटजी होनी चाहिए दुनिया को और इस्लामी मुसलमान मुल्कों की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के हवाले से, कि मुसलमान मुल्क जो हैं, OIC जो है उसको टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म को रिजेक्ट करके सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए, और वेस्ट को, यूनाइटेड स्टेट्स को खास तौर पे हम उनसे डिमांड कर, मैंने वो वर्ड यूज किया था, हम उनसे डिमांड करते हैं कि वो हमारे पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स को, पैलेस्टाइन को, कश्मीर को रिजॉल्व करें। ये एनलाइटेंड मॉडरेशन का आइडिया था कि हम सोशियो इकोनॉमिकली डेवलप में आजकल हो रहा है, ये वो ही है उसका पहले कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलप। आपने उसको इतना छोटा कर दिया कि ये एड बहुत छोटा कर दिया है। एड्स अगर इस किस्म के फाशी इतना छोटा है नहीं, वैसे टीवी पे हो रही है तो उसको आइडिया जो है, ये मैंने तो सर ये मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि ये आइडिया इतना छोटा है नहीं जितना इन्होंने छोटा कर दिया है। सर, आपने बुख्ती के बारे में बड़े क्लियरली कहा कि गैरिसन फोर्स के अगर बंदे पे कोई गोली या बम बरसाएगा तो मैं उसका मुंह तोड़ जवाब दूंगा। सर, आपने सॉवरेनिटी की बात की। अव्वल तो कराची में आप ही के दौर में सॉवरेनिटी की धज्जियां उड़ चुकी, रेड चैलेंज हो चुकी थी। आप एक हकीकी को पिंजरे में बंद कर देते हैं, दूसरी उनकी ऑपोजिशन को आप खुला मैदान देते हैं कि वो उसमें खेले। सर, रेट एक उधर रेट, दूसरा आपकी रेट लाल मस्जिद की आपने बात की, सर सवात की। सर, मैं आपसे कहूंगा, आपने खतरों की बात की। नदान गिर गया सजदे में जब वक्त कयाम आया। आपके बारे में कॉलन पाल कहते हैं कि अगर ये 3 भी मान लेते 7 में से तो हम बड़े खुश होते, और आप सातों की सातों डिमांड मान के वॉर ऑन टेरर में जाते हैं। और सर, उसके बाद आपको शायद याद होगा हमारी पहली पीस एग्रीमेंट वजीरिस्तान में नेक मोहम्मद के साथ हुई थी, जिसमें नेक मोहम्मद ने हमारी ग्राउंड पे आके बात मानी थी और हमने उस नेक मोहम्मद को शहीद कर दिया और हमने कहा फौजी ऑपरेशन हुआ। आज आप पढ़ो उन्हीं वेबसाइट पे, विकिपीडिया पे पहले आता था DGISPR का बयान के फौजी ऑपरेशन हुआ है, अब आता है कि ड्रोन अटैक हुआ है। फिर डामाडोला में 40 बच्चों में सर आपने कहा कि फौजी ऑपरेशन हुआ है, लेकिन आज पता चलता है वो ड्रोन अटैक हुआ है। तो सर, आपने जब अमेरिका ने हमारी सोवरेनिटी की धज्जियां उड़ाई थी तो आप क्यों नहीं खड़े हुए? आपने उसामा की बात की। सर, मुझे ये बताएं कौन सा सुसाइड अटैक हमारे मुल्क में प्रूव हुआ है कि उसामा बिन लादेन ने कराया था और अमेरिकन एजेंसीज ने नहीं कराया था? और आखिरी ISI का सर, एक सेकेंड, आपने आफिया, सर एक सेकेंड, आपने आफिया और ये जो अभी हुआ हमारे यहाँ से उठाया जाता है, क्या हमारी ISI और फौज इतनी कमजोर है? मैं फौज सर, आखिरी फौज से रिलेटेड आया हमारी फौज, आखिरी सर फौज से रिलेटेड प्लीज बैठ जाइए। नहीं आखिरी। अच्छा, एक मिनट, आप ये जो बोल रहे हैं ना उनकी उसमें सर, आखिरी सवाल ये पूछना था, हमारी फौज आया इतनी कमजोर है कि 1 घंटा 20 मिनट 5 दफा से आप आखिरी कह रहे सर, सॉरी डिस्टर्ब हो जाता, मोमेंटम टूट जाता। प्लीज बैठ जाइए। 1 घंटा 20 मिनट ऑपरेशन करके जाता है अमेरिकन हेलीकॉप्टर। हमारी फौज इतनी कमजोर है कि 1 घंटा 20 मिनट में एक अमेरिकन ऑपरेशन को रोक ना सके, आफिया को रिकवर ना करा सके।
اچھا ایک منٹ یار، ایک منٹ سر، ایک منٹ ٹھہر جائے. ایک تو یہ جو آڈینس بیٹھی ہوئی، آرمی چوڑیاں پہنے، آرمی کو چوڑیاں پہنانی چاہیے اسامہ کے اس سے. ایک منٹ آپ ایک منٹ میری بات سنتے ہیں. یہ چپ آرمی چوڑیاں پہنے. آپس میں لڑے، ادروائز دیٹ گیوز اے ویری بیڈ امپریشن اباؤٹ پاکستان. بیسک جس کا یہ ہے کہ آرمی تو خود امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیکتی ہے، خواہ وہ آپ آرمی چیف ہو یا آج کے آرمی چیف ہو یا کوئی اور ہو. یہ ان کا سوال ہے. جی پلیز. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بہت ہی افیکٹڈ، آپ انڈوکٹرینیٹڈ ہیں دماغ میں. آپ کو چیزوں کی جب انفارمیشن پہلے ہونی چاہیے پوری، پھر بات کرنی چاہیے. میری نظر میں آپ کی انفارمیشن انکمپلیٹ ہے. آپ کی انفارمیشن جب انکمپلیٹ ہوتی ہے تو وہ سوال کرتا ہے، وہ الجھے ہوئے ہیں دماغ میں، آپ نے اپنی کنجیکچرز بنائے ہوئے ہیں، آپ نے کچھ کنکلوژنز میں پہنچے ہوئے ہیں جو حقیقت سے بہت دور ہیں. میں صرف ایک چیز کے کہنا چاہتا ہوں، یہی جو آپ نے 7 پوائنٹس کا، پہلے تو وہ 6 پوائنٹ تھے، پتہ نہیں 7واں آپ نے ایڈ کر دیا ہے شاید، اس میں 6 پوائنٹ تھے جو انہوں نے دیے تھے. اور 6 پوائنٹ میں سے میں نے بالکل جو کرٹیکل تھے وہ یہ تھے کہ وہ ہماری ایئر سپیس پوری یوز کریں گے، اور وہ ہمارے سارے بندرگاہ یوز کرنا چاہتے تھے انکلوڈنگ کراچی آف کورس، اور لینڈ کو یوز کرنا چاہ رہے تھے فار ٹرانسپورٹیشن آف ٹروپس. وہ میں نے بالکل نہیں مانی. تو آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ میں سب مان گیا تھا. یہ پروپیگنڈا ایک میرے خلاف ہوا ہوا ہے، اور آپ بھی اسی پروپیگنڈا سے افیکٹڈ ہیں. یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے. ناؤ دی ادر ایشوز جتنے بھی آپ نے کہے ہیں، چاہے آپ 1000 باتیں کر رہے ہیں، ان کی پہلے آپ انفارمیشن پوری لے لیں اور پھر بات کریں، اور آرام سے بات کیا کریں. آرام سے بات کیا کریں، کیونکہ جتنا بھی آپ اس طریقے سے بات کرتے ہیں جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں، تو وہ اپنا کیس آپ ویکن کرتے ہیں. یہ یاد رکھو. میں ایڈوائز آپ کو دینا چاہتا ہوں. جی فورس اس میں ہوتا ہے، فورس لاجک اور آرگومنٹ میں ہوتا ہے. فورس شور مچانے میں، ایموشنلزم دکھانے میں، غصہ دکھانے میں نہیں ہوتا. فورس مطلب غصہ تو آپ جتنا کر رہے ہیں اس سے ڈبل میں غصہ کر سکتا ہوں. اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں، میں اس سے ڈبل میں لڑتا رہا ہوں پہلے. تو ایسی بات نہ کیا کریں. آرام سے بیٹھیں، آرام سے سوچیں. سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ایک ایسے آدمی کی کیا کریڈیبلٹی ہے جس نے آرٹیکل 6 کے تحت پاکستان کا قانون توڑا، جس نے پوری دنیا کے سامنے پاکستانیوں کو بکاؤ مال کے طور پہ پیش کیا، جس نے عدلیہ پر شب خون مارا، جو ہمیشہ نو نواز شریف، نو بے نظیر کا نعرہ لگاتا رہا اور اینڈ میں پوری قوم کے منہ پر NRO کی کالک مل کر گیا. کس منہ سے آج آپ اپنے آپ کو قومی لیڈر کہتے ہیں؟ اگر آپ میں اتنی غیرت اور اتنی حمیت ہے تو آئیے آزاد عدلیہ کو فیس کیجئے، اپنے الزامات کا جواب دیں اور اپنی کریڈیبلٹی کو پروف کریں. شکریہ. صحیح بات ہے. نہ یہ آپ نے کافی چیزیں جو میرے اگینسٹ ایکوزیشن ہیں ان کے بارے میں آپ نے کہا ہے. آپ نے NRO کا ذکر کیا، جس کے اوپر میں نے پہلے بھی میں نے قوم سے کہا ہوا ہے کہ یہ میں بڑا ریگریٹ کرتا ہوں ابھی ود ہائنڈ سائٹ کہ مجھے NRO کو نہیں لگانا چاہیے تھا، لیکن اس کی وجوہات بھی میں نے بتا دی ہیں. باقی آپ نے کہا کہ عدلیہ کے بارے میں کہا ہے، اس کی کچھ وجوہات تھیں. شروع میں مارچ میں جب میں نے ریفرنس ایک دیا ہے، پرائم منسٹر کی طرف سے ریفرنس ایک آتا ہے، اس ریفرنس کو آپ پڑھیں اگر نہیں پڑھا ہے. اس کے اندر کچھ شکایات ہیں پرائم منسٹر کی طرف سے جو آئیں، اس میں چیف جسٹس کے اگینسٹ شکایات ہیں. میں نے اس کے اوپر کوئی انکانسٹیٹیوشنل چیز نہیں کی. سوری سر، میں نے اس کے اوپر کانسٹیٹیوشنل اور لیگل طریقے سے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو دیا ہے. آپ کی اس کریڈیبلٹی کو دیکھتے ہوئے، آپ کے ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے، ایک مرتبہ پھر آپ سے دھوکہ کھائے گی، ایک مرتبہ پھر آپ کو ایک فوجی کے طور پہ لے گی جرنیل پہ. کیا ابھی بھی آپ اس بیوقوفی کا شکار ہیں؟ اوکے ابھی اس کا میں جواب یہی دینا چاہتا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں، اور ورنہ آپ نواز شریف کو ووٹ ڈالیں جس نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کروایا، پورا حملہ انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر کروایا، اور ان کے لیے ووٹ ڈال دیں. ان کو آپ کو میں میری ریکویسٹ یہ ہے، آپ ان کو ووٹ ڈالیں جنہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کروایا تھا. جنرل صاحب، بلوچ قوم یا پشتون قوم کوئی بھیکاری نہیں ہے کہ آپ پیسے دے کے خرید لیں گے. آپ کے ایجنٹ تو ہیں، لیکن آپ کو میں یہ کہنا چاہوں کہ آپ نیول بیسز
5 कैंटोनमेंट 80 बिलियन से बना सकते हैं, तो बजाय आप यूनिवर्सिटीज बनाते, जबरदस्ती 5-6 साल मिलिट्री ऑपरेशन हो सकता है, तो जबरदस्ती हॉस्पिटल, स्कूल, वाटर सप्लाई स्कीम बन सकते हैं। क्या आपको आज भी उधर फिरौन की नजर से देखा जाता है? आपको फिरौन कहा जाता है? कभी भी आपको, आप समझ लें कि आपने उधर गलत किया है और उसको माने। सर प्लीज आप जवाब दे दीजिए, ये बलूचिस्तान के स्टूडेंट है, ऑब्वियसली दिल टूटा हुआ है, ये जवाब सवाल। हाँ, अभी मैं जवाब देना चाहूंगा। ये जो हमारे भाई बैठे हुए हैं, ये यंगस्टर बलूचिस्तान के, इनको मैं ये बताना चाहता हूं कि ये बहुत ही मिसलेड किस्म की ये वो बातें कर रहे हैं जो प्रोपेगेंडा में एंटी पाकिस्तान, जो ग्रेटर बलूचिस्तान के बारे में बातें होती हैं, जो लोग पंजाबियों को मार के उधर से दरबदर कर रहे हैं, उनके प्रोपेगेंडा में मेरे ख्याल में ये आए हुए हैं। मैं आपकी इत्तला के लिए पहले तो बताना चाहता हूं, ग्वादर को जो कहते हैं 80 अरब डॉलर का नेवल बेस बना दिया। अरे मेरे भाई जरा देखो, जागो यार, वो नेवल बेस नहीं है, उधर से तो चीन और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की ट्रेड उधर से गुजरेगी, फायदा बलूचिस्तान को होगा। वो एक पोर्ट बनाया हुआ है वहां उसके लिए, और नेवल बेस भी अगर नेवी भी उसको इस्तेमाल करती है कोई हर्ज नहीं है। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हम हर खित्ते को हम डिफेंड करेंगे, चाहे वो ग्वादर हो, बलूचिस्तान हो या सिंध हो, तमाम खित्ते को हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो ऐसी बात नहीं है कि फौज जो है, नेवी कोई हिंदुस्तान की नेवी नहीं आई हुई है, इसराइल की नेवी नहीं आई हुई है, उसको पोर्ट हमने बनाया हुआ है, बेसिकली वो ट्रेड के लिए है। कंटेनर टर्मिनल हम उसे बनाना चाह रहे थे, हम उसको एनर्जी टर्मिनल बनाना चाह रहे थे, वो सारा बलूचिस्तानी के लिए हम कर रहे थे। और 80 अरब डॉलर बिल्कुल नहीं लगा उसके ऊपर कोई 25 अरब रुपए लगे हैं। तो आप अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को सही करें बिफोर यू टॉक। दूसरी चीज यह है कि उसकी जगह हम क्या कर सकते थे, उसकी जगह जितना मैंने खर्च किया है उधर बलूचिस्तान में, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, पानी के निजाम के ऊपर, मवासलाती निजाम के ऊपर, नौकरियां दिलवाने के लिहाज से, अस्पताल खोलने के लिहाज से, आप क्या बात कर रहे हो? तुम्हें तो मेरे ख्याल में फिगर्स ही नहीं पता भाई, और आप मेरे ख्याल में दिमागी तौर पे इंडोक्ट्रिनेटेड हैं। आप ये इंडोक्ट्रिनेशन को हटाओ, आप पाकिस्तानी बनो। पहले सवाल करने से पहले, पाकिस्तान में रह रहे हो, पाकिस्तान के कॉलेजेस में पढ़ रहे हो, पहले पाकिस्तानी बनो और उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ बात करो। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं इमरान बाजवा एफसी कॉलेज से, जहाँ जिस कॉलेज में आप भी पढ़ते रहे हैं, वहाँ पे एक नसीर हेयर ड्रेसर है, शायद आप जानते भी हों। वो बताया करते हैं कि लड़कियाँ स्विमिंग पूल में स्विमिंग करती थी, वहाँ पर दरख्त पे चढ़ के देखा करते। ज़रा रोशनी डालिएगा प्लीज़ सर, ज़रा रोशनी डाल दीजिएगा प्लीज़ सर, आपकी क्रेडिबिलिटी भी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर। मैं इनसे पूछूंगा कि ये एफसी कॉलेज के हैं, उस जमाने में किनेट कॉलेज की लड़कियां आकर यहाँ स्विमिंग करती थी, पता नहीं अब होता है या नहीं। और उस जमाने में बहुत से लड़के दरख्तों पे चढ़ जाते थे, उनमें से शायद हो सकता है मुझे भी कोई ऐसी शाख मिल गई हो जहां मैं चढ़ के बैठ गया, पता नहीं, मुझे याद नहीं।